दोस्तों सैमसंग एक ऐसी कंपनी है जो उस जमाने में भी जिंदा थी जब नोकिया राजा हुआ करता था। फिर जब HTC LG ने अपने स्मार्टफोन्स निकाले तब भी सैमसंग थी। माइक्रोमैक्स जब नंबर 1 बना तब भी सैमसंग थी। Xiaomi एक जमाने में नंबर 1 हुआ करता था तब भी सैमसंग थी। और आज जब Vivo BB के इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट में इतना ज्यादा दबदबा है तब भी सैमसंग के फोन मार्केट में देखने को मिलते हैं। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो फीचर फोन से लेके स्मार्टफोन और पोस्ट मॉडर्न स्मार्टफोन एरा भी जो भी आने वाला है वहां भी सैमसंग के मोबाइल फोन आज भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अच्छी बात है सैमसंग है यहाँ पे, लेकिन इंडिया के अंदर सैमसंग जो है वो पिछले 8 साल से लगातार अगर अपना शेयर वैल्यू ड्रॉप कर रहा है तो क्या आप इस बात से एग्री कर सकते हो? नहीं। यही डेटा मैं चेक कर रहा था जहां 2017 में ये चीज लगभग 24% के मार्केट शेयर के साथ आता था, वो चीज आज के समय में गिरते गिरते तकरीबन 16% के मार्केट शेयर तक हो चुकी है। यानी कि सैमसंग जैसी कंपनी हर साल लगातार धीरे धीरे अपना जो मार्केट शेयर है वो लूज आउट करते हुए जा रही है। और शायद ये चीज यहाँ पे समझना जरूरी है कि आखिर चल क्या रहा है सैमसंग के साथ। हालांकि कहने की बात ये कि सैमसंग भले ही मार्केट शेयर यहाँ पे लूज कर रही है दूसरी कंपनीज के अंदर, लेकिन फिर भी टॉप 3 टॉप 2 तक मार्केट में आती रहती है। और कभी कभी बीच में ये लोग सैमसंग कभी भी नंबर 1 फोन ब्रांड बन जाते। लेकिन सच्चाई तो बात इधर ये कि पिछले 8 साल से इन्होंने कई बार लगातार अच्छे तरीके से शेयर यहाँ पे गेन करा भी नहीं है। और उसके पीछे की कहानी सैमसंग के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते कि आखिर जब सैमसंग थी, जब एक जमाने में नोकिया मोटरोला के फीचर फोन आते थे तब सैमसंग के मोबाइल फोन काफी अच्छे होते थे और अपने फीचर फोन वाले मार्केट में भी सैमसंग ठीक ठाक फोन यहाँ बना लेता था और वहां पे बिकता था। लेकिन कहानी में सैमसंग के लिए सबसे बड़ा टर्न तब आया था जब 2008 में एंड्रॉइड आया था और 2010 में सैमसंग अपने गैलेक्सी डिवाइसेस के साथ उसने मार्केट में एंट्री ली थी। और ये वो जमाना था सैमसंग का कि जब सैमसंग अपने गैलेक्सी फोन के अंदर एंड्रॉइड ला रहा था, लेकिन सब सैमसंग ने अपनी वेव सीरीज में निकाली थी जिसके अंदर वो अपना बाडा ओएस लेते थे। क्योंकि सैमसंग ने 2 चीजें ध्यान रखी थी, या तो सैमसंग अपना खुद का ओएस बना के चलाएगा या एंड्रॉइड चलाएगा, और दोनों जगह बैट ले रहा था। लेकिन हाँ, बाडा ओएस उसे सक्सेसफुल नहीं मिली। उसके बाद वो चीजें मार्केट से फेड आउट हो गई और सैमसंग ने टोटली अपना फोकस गैलेक्सी लाइनअप के अंदर करा और एंड्रॉइड के अंदर किया। शुरुआती दिनों में गैलेक्सी बिल्कुल ही प्रीमियम और फीचर रिच फोन यहाँ पे बनाता था, यहाँ पे लोग हाई एंड फोन्स बनाते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मार्केट यहाँ पे चेंज हो रहा है और कई सारी नई कंपनीज मार्केट के अंदर आ रही हैं जो अपने मोबाइल फोन्स निकाल कर ला रही हैं। और बेसिकली वो जमाना था 2010 से 2014 का, जिसके बीच में लावा, माइक्रोमैक्स, कार्बन और ऐसे तमाम इंडियन कंपनीज थी। और उस जमाने में हर दूसरी इंडियन कंपनी का काम इधर ये था कि चाइना से फोन लाके अपना लोगो लगा के बेचना है। और धीरे धीरे इन सब से लड़ने के लिए भी सैमसंग वालों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करी और वाई सीरीज निकाली, सैमसंग ने अपनी ऑन सीरीज निकाली, यहाँ तक कि एक जमाने में सैमसंग की जे सीरीज भी आती थी। और ये चीज सैमसंग यहाँ पे चलाता रहा। और बेसिकली बात ये थी कि उस जमाने में हुआ क्या था कि मोबाइल फोन जो एंड्रॉइड फोन के साथ थे वो अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर आते चले गए थे। यानी कि मोबाइल फोन धीरे धीरे सस्ते हो गए थे लेकिन क्वालिटी उसके अंदर इंप्रूव नहीं हुई थी। और उस जमाने में भी 10-12 हजार में भी फोन मिलता था, लेकिन वो महंगा फोन माना जाता था, लेकिन फोन के अंदर क्वालिटी वैसी देखने को नहीं मिलती थी। ये सब चीजें तब चेंज होती जब चाइनीज कंपनी ने प्रॉपर मार्केट के अंदर एंट्री लेना शुरू कर दी। चाहे ओप्पो, वीवो, ये Xiaomi का एक एग्जांपल ले। Xiaomi जैसी कंपनी 6,000 रुपए में बढ़िया फोन निकालना शुरू कर देती है, 10,000 रुपए में बढ़िया फोन निकालना शुरू कर देती है। वेल वो फोन होते तो 10-12 हजार की कीमत के, लेकिन प्रोडक्ट जो रहता है उसकी क्वालिटी 20,000 25,000 की मिलती है, जिस वजह से मार्केट के अंदर Xiaomi को लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे और सैमसंग जैसी कंपनी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे छूटती चली गई। हालांकि सैमसंग के पास कुछ बातें फंडामेंटली बिल्कुल क्लियर थी। सैमसंग को पता था कि यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए, जिस वजह से सैमसंग के फोन्स और उसकी ब्रांडिंग का फायदा उठा के उसने बहुत फोन बेचे। और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी चीज थी कि लंबे सालों से सैमसंग मार्केट में थी, उसका बेनिफिट उसे मिला। और जहां चाइनीज कंपनी को अपना ब्रांड नेम लोगों तक पहुंचाने में टाइम लग रहा था, सैमसंग को इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी और आसानी से वो फोन बेच लेते थे, क्योंकि मार्केट के अंदर नए फोन को लेकर एजुकेशन थोड़ी सी कम थी और यहाँ पे जो लोग थे वो ब्रांड के पीछे जाते थे। जिस वजह से चाइनीज कंपनी और ओप्पो, वीवो ने अपनी ब्रांडिंग पे बहुत खर्चा करना शुरू किया कि ताकि लोग उनका नाम जाने और पहचाने। वही सैमसंग को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि मेजर जो ट्विस्ट आया था सैमसंग की कहानी में 2016 के बाद ही आया था, क्योंकि 2016 एक ऐसा टाइम था जब था जियो और मोबाइल फोन की इंडिया के अंदर डिमांड बिल्कुल इंक्रीज हो गई। और उस जमाने में सैमसंग के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मीडियोकर हुआ करती थी। चाहे जे सीरीज, ऑन सीरीज या वाई सीरीज की बात कर ले, ये बहुत ही लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते थे। सेंसर्स की कमी होती थी, बेसिक फीचर्स की कमी होती थी। और उसके बाद सैमसंग ने धीरे धीरे अपने पुरानी लाइनअप को बंद करना शुरू किया। यहाँ तक कि सैमसंग को क्रिटिसिज्म मिलता था कि उसका सैमसंग का टच विज यूआई अच्छा नहीं है। फिर लोग अपना एक्सप्रेस
एक्सप्रेस यूआई लाया और बाद में इसे चल के वन यूआई बनाया। ऐसे सैमसंग ने अपनी ऑफलाइन फोकस सीरीज बनाई, ए सीरीज, जिसकी प्रीमियम सीरीज के नाम से रखा गया उसे, यानी कि सैमसंग की महंगे में गैलेक्सी एस और नोट तो चल रहे थे, लेकिन मास मार्केट के लिए ए सीरीज उन्होंने बनाई। और फिर आगे चल के जब देखा कि ऑनलाइन मोबाइल फोन्स के ऊपर दबदबा है, वहां पे उसने एम सीरीज और एफ सीरीज के यहाँ पर फोन उसने उतारना शुरू करे। एम सीरीज को रखा अमेज़न के ऊपर, एफ सीरीज को रखा फ्लिपकार्ट के ऊपर। और अमेज़न फ्लिपकार्ट के अंदर ऑनलाइन उसने काफी ज्यादा पुश देना शुरू किया 2019 के बाद से, जब वो अपनी सारी सीरीज को लेकर आ गया था। लेकिन यहीं पे एक छोटी से कुछ चेंजेस हुए। देखो सैमसंग के साथ वन ऑफ द चेंज यहाँ पर ये हुआ कि सैमसंग सबसे पहले अपने वन यूआई को उसने इंप्रूव किया। सैमसंग अपनी नई टेक्नोलॉजीज को लेकर आ रहा था। सैमसंग ने अपना S10 बनाया था, फोल्ड लेकर आ रहा था, यानी कि प्रीमियम कैटेगरी में सैमसंग वाकई में बहुत अच्छा कर रहा था, जहां पे उसको बेहतरीन फ्लैगशिप का एक्सपीरियंस मिल रहा था। चाहे कैमरास हो, चाहे नए फीचर्स हो, चाहे नए इनोवेशन हो, चाहे सॉफ्टवेयर का ही खेल क्यों ना हो, सारी चीजों में सैमसंग अपने प्रीमियम कैटेगरी में बहुत अच्छा कर रहा था टिल 2019 तक। उसके बाद ए सीरीज के कुछ फोन्स बनाता था और उसके बाद एम सीरीज और एफ सीरीज आती थी। लेकिन 2019 से लेकर 2020 के बाद देखा तो सैमसंग ने इंडिया में ऑनलाइन के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। जहां पे इंडिया में हुआ था पेंडेमिक स्टार्ट, और पेंडेमिक में ऑनलाइन फोन्स की सेल्स काफी इंक्रीज हुई थी। जहां पे सैमसंग की जो ग्रोथ रेट होता है ना, वो काफी हद तक जहां नीचे जा रहा था, वो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट हो गया था, क्योंकि जो लोग थे वो यहाँ पे ऑनलाइन काफी ज्यादा प्रेफरेंस लेने लगे थे, जिसका बेनिफिट तो सैमसंग को मिला कि ऑनलाइन फोन यहाँ पे ज्यादा बिक रहा है। लेकिन उसके बाद उसी का बैकलैश मिला उन्हें ऑफलाइन रिटेलर्स के साथ। जो ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन होती है, AIMRA, उन्होंने भी सैमसंग के ऊपर आरोप लगाया कि सैमसंग अब उतने एग्रेसिवली काम नहीं करती है जितना वो ऑनलाइन में काम करते हैं। ऑनलाइन को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, हमें रिटेलर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते नहीं है, ना ही हमें ज्यादा मार्जिन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये चीज जो रहती है ना, सैमसंग ने यहाँ पे बोला कि यार जो सैमसंग है ना, कि इसको यार ऑनलाइन और ऑफलाइन को एक जैसे ट्रीट करना चाहिए। लेकिन सैमसंग ने मोस्टली जो फोकस होता है वो थोड़ा सा ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया था। और इसी ये चीज आप देखिए कि ऑनलाइन के अंदर इन्होंने एडवर्टाइजिंग में काफी ज्यादा इंक्रीज कर दी। चाहे हम इंस्टाग्राम पे बात करें, यूट्यूब पे बात करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बात करें, इन लोगों ने ऑनलाइन बहुत ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, एडवर्टाइजिंग शोकेस कर दी। लेकिन इसी चीज को उनका बैकफायर मिला। देखो सिंपल सी बात है कि सैमसंग अगर मार्केटिंग पे ज्यादा स्पेंड करता रहेगा तो उसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उसकी जो मोबाइल फोन्स होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में बिक जाए। बेसिकली इन द एंड यूजर को मोबाइल फोन पसंद आना चाहिए, और वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और वही एक चीज फंडामेंटल कमी आज के समय में सैमसंग के साथ है। सैमसंग का आज के समय में ऑनलाइन के अंदर जो मेजर शेयर आता है वो एम सीरीज और एफ सीरीज के साथ आता है, जहां पे सैमसंग मोस्ट ऑफ द फोन्स आज के समय में फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचता है। लेकिन एक बात है कि सैमसंग के फोन्स की प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहती है ना, स्पेशली बजट और मिड रेंज फोन्स की, वो उतने अच्छे तरीके से इंप्रूव हुई ही नहीं। और यही एक फंडामेंटल चीज है जिसका सैमसंग को लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाना पड़ रहा है आज के समय में। क्योंकि हुआ क्या कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रखी, जिस वजह से पहले लोगों को फोन पसंद नहीं आया, और जो ब्रांड लॉयल्टी थी वो यहाँ पे टूटने लगी। और उसके बाद धीरे धीरे जो यूजर्स है वो दूसरे ब्रांड्स को ट्राई आउट करने लगे और दूसरी जगह स्विच करने लगे। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, फंडामेंटल प्रॉब्लम सैमसंग के फोन्स के साथ ये है कि उनके अंदर अब आपको वैसी क्वालिटी नहीं मिलती। जैसे कि डिस्प्ले के अंदर बात करें तो आज भी जहाँ पंच होल यूज किया जाता है वो नॉच दे रहे हैं, जो आने वाले 5 साल पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ ही एमोलेड में वैसा हाई रिफ्रेश रेट या वैसी PWM डिमिंग वो देखने को नहीं मिलती। आज भी देखा तो सैमसंग जो नया इनोवेशन पहले सबसे पहले इंडस्ट्री में लेकर आती थी, आज वो नए इनोवेशन के अडॉप्शन में सबसे ज्यादा लेट है। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का मार्केट में सिलिकॉन कार्बन बैटरीज का आते ही धूम मच गई। लोगों को मोबाइल फोन में बहुत ही ज्यादा बड़ी बैटरी 6000, 7000, 8000 mAh मिलने लगी। लेकिन सैमसंग अभी भी अपने फोन्स के अंदर इस चीज को नहीं लेकर है। अब सुन रहे हैं कि अगले साल से सैमसंग इसे शुरू करेगी, लेकिन जब चाइनीज कंपनी अपने सस्ते फोन में चीज को लेकर आ चुकी है, तो अब जो आप दुनिया के सबसे बड़े स्मार्टफोन मेक करो, तो आपको ये चीजें लाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? हो सकता है फ्लैगशिप फोन में मत लाओ, लेकिन आप बड़ी बैटरी सिलिकॉन कार्बन जैसी टेक्नोलॉजी को अपने अफोर्डेबल फोन, बजट या मिड रेंज फोन में कहीं ना कहीं लेकर आके ट्राई आउट कर सकते हो, और लोगों को बड़ी बैटरी वाकई में पसंद आती है। अगली प्रॉब्लम सैमसंग के साथ है कि अपना चिपसेट बहुत पुराना देते हैं, या फिर चिपसेट की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो रहती है। सैमसंग ने लगातार एक्सिनोस के साथ बहुत सारी चीजें करी है, और सैमसंग के चिपसेट आप आज तक मीडियाटेक से भी नहीं लड़ पाए, तो आप खुद भूल जाओ कि स्नैपड्रैगन के साथ यहाँ पे कैसे लड़ेंगे। ये भी एक फंडामेंटल चीज है। और आज भी जो सैमसंग रहती है वो आपने पुराने प्रोसेसर मार्केट में वही निकालती रहती है, वही चिपसेट यहाँ पे मार्केट में डालती रहती है। इवन फन फैक्ट की बात है कि ऑलमोस्ट 50% सैमसंग के फोन जो मार्केट में बिकते हैं उसे सैमसंग खुद डिजाइन भी नहीं करता है। सैमसंग किसी थर्ड पार्टी ODM से उन फोन्स को बनवाता है यहाँ पे, और उसके बाद अपना लोगो लगाकर यहाँ पर बेचता है। एक बात बता सकता हूँ कि यहाँ पे सैमसंग हमने One UI के अंदर काम किया है, लेकिन एक बात है कि सैमसंग ने अपने One UI को जितना अच्छा प्रेफरेंस फ्लैगशिप में दिया ना, उतना ही बेकार प्रेफरेंस अपने बजट फोन्स को दिया। सबसे पहले तो अपडेट के अंदर इनकंसिस्टेंसीज आई, लैग्स आए थे, लोगों को इश्यूज भी है One UI के अंदर। ब्लोटवेयर्स की एक अलग प्रॉब्लम है, जहाँ पे सैमसंग अपने बजट और मिड रेंज फोन के अंदर भर भर के ब्लोटवेयर देता है। और इधर लोगों ने ये भी कंप्लेन करी है कि सैमसंग के फोन के अंदर जब ब्लोटवेयर अनइंस्टॉल करता हूँ, जब अपडेट आता है तो
रोड पे वापस आ जाते हैं, इस तरीके की चीजें। और वन यूआई के जो अच्छे फीचर रहते हैं, जो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, कई सारी चीजें बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव रखी जाती है प्रीमियम फोन के अंदर, और कुछ चीजें बाद में ये लोग अपने ए सीरीज में ले आते हैं, लेकिन फिर भी जो वन यूआई रहता है काफी ज्यादा क्रिपल कर दिया जाता है उसे। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है जो लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट करी है, और इसी का जो इम्पैक्ट है हम यहाँ पे सैमसंग की ब्रांड लॉयलिटी के अंदर देख रहे हैं। जहाँ पे जो चीज अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो क्या हो रही है कि सैमसंग के ऊपर वो लोग जा रहे हैं जिन्हें सैमसंग का ब्रांड पसंद है, सैमसंग का लोगो लेना चाहते हैं। कई बार लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें सैमसंग का फोन बनाओ, क्योंकि देखा है तो उन्हीं की वजह से यहाँ पे मोबाइल फोन यहाँ पे चल रहा है। दूसरी चीज है कि सैमसंग ऑनलाइन पार्टनर के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रहा है, तो ऑनलाइन डिस्काउंट और डील्स वगैरह निकालता रहता है, जिस वजह से उनके जो थोड़े से पुराने फोन होते हैं ना, वो मार्केट में 6-8 महीने बाद या साल भर के बाद डिस्काउंटेड रेट में मिलते हैं। S24 FE का एग्जांपल, जब ये लॉन्च हुआ था उसकी कीमत 50,000 तक टच कर रही थी, अब वो 34,035 का मिल रहा है, और 30-35,000 में किसी को सैमसंग का ही फोन चाहिए तो ये रिकमेंडेशन वाली चॉइस होती है। इस वजह से S24 FE यहाँ पर बिक जाता है। इस वजह से सैमसंग अपनी S सीरीज के पुराने फोन्स को यहाँ पर निकाल देता है, और इसी वजह से सैमसंग अपने बजट फोन्स को भी यहाँ पे धीरे धीरे पुश करता रहता है। हालांकि इंडिया का मार्केट अभी भी ऐसा है कि 80% फोन 30,000 के नीचे बिकते हैं, और उसी सेगमेंट के अंदर सैमसंग का जो मार्केट के जो मेजोरिटी फोन्स हैं उनकी क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, जहाँ पे उन्हें और ज्यादा यहाँ पे थोड़ा काम करने की जरूरत है। इसके साथ ही सैमसंग ने एक और रॉन्ग डिसीजन लिया था, वो था यार बॉक्स से चार्जर हटाने का। सैमसंग के मोबाइल फोन के अंदर चार्जर देना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि अंडर 20,000 रुपीज में लोग जो रहते हैं वो चार्जर एक्सपेक्ट करते हैं। आप खुद देखिए, CMF जैसे ब्रांड ने चार्जर हटाया था, लेकिन CMF फोन 2 प्रो में उन्होंने चार्जर डालकर दे दिया, क्योंकि 20,000 के नीचे लोग चार्जर लेना पसंद करते हैं। ये चीज सैमसंग के लिए काफी गलत चीज करी। ऊपर से फास्ट चार्जिंग देखा है तो आज भी सैमसंग उसमें काफी ज्यादा पीछे, और वहां पे सैमसंग को सीरियसली काम करने की जरूरत है। कैमरा सैमसंग के फोन में ठीक ठाक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बजट मिड रेंज फोन में जो दूसरी कंपनीज के फोन है वो ज्यादा तेजी से यहाँ पे काफी आगे यहाँ पर निकल गए। और हाँ, चाइनीज कंपनीज ने तगड़ा इनोवेशन, तगड़े प्रोडक्ट बना के मार्केट को इस तरीके से फ्लड कर दिया कि सैमसंग भी अब वैसा मार्केट अब रहा नहीं। इवन देखा तो सैमसंग जब अपने मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ भी कोई फोन निकालता है तो उसमें काफी पुराने आउटडेटेड चिप लोग यूज कर लेते हैं, जो कि कन्विंस कर पाना लोगों के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ये भी एक फंडामेंटल चीज है। और हाँ, सैमसंग के साथ देखा जाए तो वो कई सारी चीजें उन्होंने करी, कई बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक किया, ग्लोबल लेवल पर उन्होंने काम किया, लेकिन अब लग रहा है कि ग्लोबल लेवल पर उनकी मोनोपोली धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। क्योंकि बताऊं प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनी इंडिया के फोन मार्केट में आगे बढ़ रही है। 30,000 रुपए के ऊपर प्रीमियम सेगमेंट शुरू हो जाता है, और इंडिया में जहाँ सैमसंग जैसी कंपनी 16% पे बैठी हुई है ना, एप्पल जैसी कंपनी सिर्फ महंगे और प्रीमियम फोन निकाल के 6% मार्केट शेयर लेकर बैठी है। और जहां लोग पहले प्रेफर करते थे सैमसंग के ऊपर जाने प्राइस पॉइंट के बाद, अब एप्पल से उन्हें बहुत बड़ा खतरा है। तो एप्पल एक बहुत बड़ी चीज है जहाँ पे प्रीमियम सेगमेंट में उनसे लड़ रहे हैं, तो ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे चाइनीज कंपनीज के साथ अलग दिक्कत है, जैसे कि आईकू जैसी कंपनी हो गई, मोटरोला हो गई, नथिंग हो गई। ये लोग 30,000 रुपए के आसपास ठीक ठाक फोन निकाल देते हैं, और इनके ऐसे फोन से कि ऑनलाइन में बिक भी जाते हैं, और ऑनलाइन में इन कंपनीज के लोग यहाँ पे फोन लेना पसंद कर देते हैं, और ऑनलाइन पे ही सैमसंग का ज्यादा फोकस है, तो वहां से उन्हें यहाँ पे कटबैक मिल रहा है। वीवो और ओप्पो ऑफलाइन में क्रेजी और दबा के स्पेंडिंग करते हैं, रिटेलर के साथ यहाँ पे काम करते हैं बैठ के, जिस वजह से दुकानों में वीवो के फोन्स की सेल्स बहुत ज्यादा होती है। और वो आप सेल्स फिगर में खुद देख सकते हो कि वीवो आज के समय में सैमसंग से भी ज्यादा यहाँ पर बिक रहा है मार्केट में, और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में भी उनकी जो सेल्स होती है वो काफी ज्यादा हो रही है। और यही चीज ओप्पो के साथ हो रही है, सेम चीज। ऐसे ही बात कर तो Xiaomi और Realme, ये दोनों स्पेसिफिकेशन वॉर बहुत ज्यादा खेला करते थे, लेकिन आज के समय में दोनों ही स्पेसिफिकेशन वॉर उनके लिए बैकफायर कर गई, और अब वो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे लूज आउट कर रहे हैं मार्केट। Xiaomi का कितना अच्छा एग्जांपल है, पोको आप देख सकते हैं, पोको ने भी यही चीज करने की कोशिश करी थी, स्पेसिफिकेशन वाला गेम, वो भी यहाँ पे लूज आउट कर गए। क्योंकि इन द एंड प्रॉब्लम बताऊं क्या रहती है कि लोग है ना, कई बार स्पेसिफिकेशन वाला गेम इतना समझते नहीं, लेकिन एंड यूजर का एक्सपीरियंस अगर स्पेसिफिकेशन के थ्रू अगर बेटर हो रहा है ना, वो एक अच्छी चीज है। एक सिंपल सी बात से समझाता हूं, देखो हाई एंड प्रोसेसर होना कंपलसरी नहीं, लेकिन एक अच्छा प्रोसेसर, डिसेंट प्रोसेसर दो जो परफॉर्मेंस अच्छी दे, लंबे समय तक साथ दे, वो जरूरी रहता है। बैटरी में mAh आपको कितने देने दो, लेकिन अगर बैटरी अगर आपकी 2 दिन 3 दिन अगर चल रही है तो उससे एक्सपीरियंस बेटर होता है। अगर आप मोबाइल फोन में कितने वॉट की चार्जिंग दो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोबाइल फोन अगर आपका 20 मिनट आधे घंटे में चार्ज अगर हो रहा है 0 to 100%, ये चीज लोगों का एक्सपीरियंस बेटर करती है। कैमरा में मेगापिक्सल से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन द एंड आपकी पिक्चर की क्वालिटी, वीडियो की
क्वालिटी कैसी आ रही है वो ज्यादा मायने करता है। 1080p 4K भी इतना मायने नहीं रखता, लेकिन कलर्स जो आ रहे, डायनेमिक रेंज आ रही है, ये ज्यादा मायने रखता है। मोबाइल फोन स्मूथ चलता रहे अपडेट के बाद भी, भले उसमें कौन सा ऐप ही एंड्रॉइड वर्जन हो, ये ज्यादा मैटर करता है एक नॉर्मल यूजर को। तो हाँ यार, ये कुछ फंडामेंटल चीजें जहाँ पे सैमसंग को थोड़ा काम यहाँ पे करने की जरूरत है। और देखा है तो सैमसंग को कुछ चीजें यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, जिससे यहाँ पे सैमसंग अपने आप को थोड़ा सा बेटर करे। सबसे पहला सजेशन होगा कि सैमसंग को यहाँ पे क्या करना चाहिए। फोन जो है भाई, आपके M सीरीज और F सीरीज के फोन के अंदर जो क्वालिटी डिक्रीज हुई है उसको बंद करो यहाँ पे, या फिर अब ऐसे फोन निकालो जो चाइनीज वाले कंपटीशन के साथ टक्कर में यहाँ पे खड़े हो सके और वहां पे वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर निकाल सके। पहली चीज। तो दूसरी चीज, सैमसंग को यहाँ पे अपने प्रीमियम फोन्स पर तो काम कर रही है, लेकिन उसको भी उस लेवल का बनाना चाहिए कि यहाँ पे मार्केट में स्टैंड आउट करे, चाहे सिलिकॉन कार्बन बैटरी या फास्ट चार्जिंग को इंट्रोड्यूस करे, या फिर यूनिक फीचर्स को लेकर है जो मार्केट में किसी और के पास नहीं है। क्योंकि मार्केट के अंदर गूगल पिक्सल भी यहाँ पर अपने AI फीचर्स के साथ आ रहा है, और AI फीचर जो गूगल पिक्सल के है ना, उसके आगे सैमसंग की गैलेक्सी AI भी फीकी पड़ जाती है। तो वो भी एक चीज है। इसके साथ एंड्रॉइड के अपडेट के प्रॉमिस तो उन्होंने बहुत ज्यादा कर दिया अपने बहुत सारे फोन्स में, लेकिन कई सारे फोन्स तक टाइमली अपडेट नहीं आ पा रहे, वहां पे फिक्स अप करने की जरूरत है। इसके साथ ही सैमसंग को ना प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन पर भी काम करने की जरूरत है, और जो पुराने डिजाइन के फोन्स हो चुके हैं उनको टोटली मार्केट से वाइप करे, आज के जमाने के हिसाब से सही फोन्स यहाँ पर बनाने की जरूरत है। और हाँ, ऑनलाइन तो ये लोग फोकस कर ही रहे हैं अपना, जहाँ पे ज्यादातर फोन्स को बेच रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में भी एक सेगमेंट ऐसा है जहाँ मेजोरिटी लोग फोन को ऑफलाइन में जाके इन हैंड फील के यूज करके लेते हैं, वहां पर भी इस पे काम करने की जरूरत है। और हाँ, सच बताऊं, एक्सिनोस को यहाँ पे टोटली खत्म कर दे हैं लोग, और सीधे स्नैपड्रैगन के अच्छे चिपसेट या मीडियाटेक के अच्छे चिपसेट पे आ जाए, बहुत बेनिफिट मिलेगा इन्हें। और अगर ये लोग एक्सिनोस पे चिपके रहेंगे ना, मैं मान रहा हूँ जब तक एक्सिनोस सुधरेगा नहीं तब तक इन्हें यहाँ पे चीजें बैकफायर करती रहेंगी, और लॉन्ग रन में जब मान लो एक्सिनोस कभी अच्छा हो भी जाए फ्यूचर में, तब भी एक्सिनोस की ब्रांड इमेज ऐसी रहेगी कि लोग शायद फिर नए एक्सिनोस के ऊपर इतना जल्दी भरोसा करेंगे भी नहीं, और उस वजह से यहाँ पे कंपनी को और ज्यादा बैकफायर यहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ फंडामेंटल चीजें जो सैमसंग यहाँ पे फिक्स करे और अपने प्रोडक्ट को अच्छा करे, और धीरे धीरे अगर सही तरीके से काम करे तो हो सकता है मार्केट शेयर को दोबारा से गेन होने लगे। और अगर ऐसे ट्रेंड चलता रहा, क्योंकि 7 साल से लगातार अगर डिक्रीज हो रहा है मार्केट शेयर, यार 7-8 साल, वेल ये बहुत ही चिंता करने वाली बात है, क्योंकि लगातार आप यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हो, आपका मार्केट शेयर कभी भी इंक्रीज नहीं हुआ, वेल देखने वाली बात है। और मान लीजिए कोई चाइनीज कंपनीज मार्केट में अगर एकदम से अगर अच्छे फोन्स बनाने लगी और मार्केट में एकदम से अगर आगे निकलने लगी ना, तो देखना सैमसंग की रैंकिंग भी फिर शायद कहीं ना कहीं पीछे ना खिसक जाए। देखते हैं आने वाले समय क्या रहता है। ये होती कुछ सैमसंग की कहानी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या सैमसंग सही कर रही है, क्या गलत कर रही है? अपनी जो बातें नीचे कमेंट बता सकते हो। वीडियो के अंदर अगर कुछ भी नया सीखने को, जानने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।